बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आपके? बताइए। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई जबरदस्त? चालू कर दो गुरुजी। रजत पंडित कह रहे हैं चालू कर दो गुरुजी। हाँ, चालू तो करेंगे ही भैया। चालू करने के लिए यहाँ आए हैं रजत भाई। बच्चों का हाल चाल ले लेते हैं एक बार। कैसे हैं प्यारे बच्चे? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? राधे राधे, जय महाकाल, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय भीम। चलिए, अब केमिस्ट्री में ठीक चल रहा है सब? ठीक लग रहा है पढ़ते हुए? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, आइए। चलिए बच्चों, हम लोग आज अपना इसी में सब टॉपिक 2 शुरू करेंगे। और जो सब टॉपिक 2 होगा, पहले में हमने आपको बताया कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तत्व से आगे बढ़ेंगे तो आज हम यौगिक की बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोग पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। एक बार मैं आपको वहां ले जाऊं जहां से बात हमने छोड़ी थी। जहां से बात करने का सिलसिला छोड़ा था वहां से थोड़ा आगे चलते हैं कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे थे हम लोग। और यहां से आगे निकले थे तो आपने कहा था सर ये शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ होता है। आपने कहा था सर इसे शुद्ध प्योर और अशुद्ध इम्प्योर पदार्थ में बांटते हैं। और ये जो शुद्ध पदार्थ था इसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को आपने तत्व कहा था, एलिमेंट कहा था, और एक को आपने यौगिक कहा। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। इसे आपने कहा था एलिमेंट, ध्यान से सुने अब, और इसे आपने कहा था कंपाउंड। जब आप अशुद्ध पदार्थ को बांटेंगे तो आप इसे कहेंगे कि ये मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे मिक्सचर को। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जहां हमारी बात खत्म हुई थी वहां से आगे बात को लिख रहे हैं। और ये जो मिश्रण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण हो सकता है जिसे होमोजीनियस कहते थे, और एक विषमांगी मिश्रण हो सकता है जिसे हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। कल की क्लास में हम ये पढ़ चुके थे कि एलिमेंट क्या होता है, और आपने ये बताया था कि कण कण में अगर एक जैसा रासायनिक गुण होता है, एक जैसा रासायनिक गुण अगर हो, यानी कि किसी भी तत्व के प्रत्येक परमाणु, जो प्रत्येक उसका एटम होता है वो एक जैसा रासायनिक गुण रखता है, तो उसे हम क्या कह रहे थे? एक जैसा रासायनिक गुण जो रखता था उसे हम लोग एलिमेंट कह रहे थे। आपने कहा सर पहला एलिमेंट कौन सा है? तो आपने कहा सर फॉस्फोरस है। फिर आपने दूसरा बताया, इससे आगे बढ़े तो सर अंतिम एलिमेंट कौन सा है ये आपने देखा। हल्का कौन सा है, भारी कौन सा है ये देखा। फिर आपने कहा कि सर धातु कौन सी पाई जाती है, अधातु कौन सी पाई जाती है, ये देखा। और आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यौगिक की। हम बात करेंगे यौगिक की। जब आप यौगिक की बात करते हैं बच्चों तो ध्यान से पहले सुनना, ध्यान से। यौगिक या कंपाउंड, यौगिक या कंपाउंड, देखो ध्यान से जरा। जब आप यौगिक शब्द यूज कर रहे हैं, हिंदी में देखें एक बार। जो तत्वों के योग से बना, जो तत्वों के योग से बना, ये सामान्य परिभाषा हुई।
जो तत्वों के जो एलिमेंट से बना हो, जो तत्वों के योग से बना हो, ये इसकी हिंदी में परिभाषा निकलती है। अगर शब्द की बात करें तो ये निकलता, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर ये बस है आपकी, ये बस है, इस बस पर एक आदमी ये बैठा है और एक आदमी इस बस में ये बैठा है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों तत्व हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट है जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आईडी होती हैं, तो एक योग बनता है, एक योग बनता है। और ये जो योग बनता है, योग बनता है, फिर ये अकेले की कोई पहचान नहीं रह जाती, अपनी अपनी पहचान खत्म हो जाती है, एक सामूहिक पहचान बनती है। फिर ये आदमी जो रामलाल था, रामलाल की पहचान नहीं रहेगी, ये जो राम प्यारी थी, राम प्यारी की पहचान नहीं रह जाएगी, इन दोनों की एक सामूहिक पहचान बनेगी जिसका नाम हो जाएगा लाल प्यारी। लाल प्यारी मतलब एक ग्रुप की पहचान होती है। ये दोनों अपनी व्यक्तिगत पहचान, जो पर्सनल इंडिविजुअल पहचान होती है, वो छोड़ देते हैं और एक पहचान, नए पदार्थ की पहचान लेकर चलते हैं, नए पदार्थ की पहचान लेकर चलते हैं। तो हमने कहा कंपाउंड क्या होता है, परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के, तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से, या एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। यौगिक बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है। उदाहरण लिया कि सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब इन्हें 1:8 में मिलाएंगे, 1:8 में मिलाएंगे, तो ये पानी बन जाएगा। अगर ये अनुपात 1:8 ना हो, कोई और अनुपात हो, तो पानी नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाएगा। तो हमने कहा उदाहरण लेते हैं इसकी, अभी परिभाषा बनाते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में परिभाषा बनाएं। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुने और लिखते चलें। अंग्रेजी में परिभाषा बनाएं। एक कंपाउंड formed when two or more element, एक सेकेंड, ये फोन किसी का, a compound formed when two or more element ऐसे की जगह इसको ऐसे बना लीजिए, formed when two or more element, यौगिक when two or more element
जब दो या दो से अधिक इन ए फिक्स प्रोपोर्शन तो कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल क्या होगा? H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 में मिलाने से बनेगा। 1:8 में मिलाने से बनेगा। किसी बच्चे ने पूछा है कि एटम और एलिमेंट में क्या फर्क होता है, तो एटम और एलिमेंट में क्या फर्क होता है? एक एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसका एग्जाम्पल आपको लेना हो, इसकी खास बात क्या होती है? तो मुख्य विशेषताएं क्या होती है? पहली मुख्य विशेषता क्या होती है? नया पदार्थ बनता है। फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल लेंगे इसका, क्या एग्जाम्पल लिया? सर NaCl है, सर N एक तत्व है, Cl एक तत्व है। N जो तत्व है वो ऐसा है कि वो आग लगा देगा। N एक तत्व है जिसमें आग लगाने का गुण होता है। आपने सुना होगा कि सोडियम जो होता है अगर आप उसे खुली हवा में रख देंगे तो उसमें आग लग जाती है। और क्लोरीन जो होता है वो कीटाणुनाशक होता है, एक तरीके से जहरीला होता है। क्लोरीन जो होता है एक तरीके से जहरीला होता है, विषैला होता है। और जब दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो इसकी आग भी खत्म हो जाती है, इसका जहर भी खत्म हो जाता है। आग भी खत्म हो जाती है, जहर भी खत्म हो जाता है, और यहां से मिलता है NaCl। और इस NaCl को कहते हैं साधारण नमक, इसको किचन सोल्ट कहते हैं, इसको साधारण नमक कहा जाता है, इसे किचन सोल्ट कहा जाता है। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि जो आपका यौगिक बनता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। और जो दो या दो से अधिक तत्व होते हैं उनका जो अपना विशेष गुण होता है वो विशेष गुण वो भूल जाते हैं और एक साथ आकर एक गुण बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम ने अपना आग लगाने का गुण भुला दिया, क्लोरीन ने अपना जहरीला होने का गुण भुला दिया, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? टेबल सोल्ट कह सकते हैं, किचन सोल्ट कह सकते हैं, टेबल सोल्ट कह सकते हैं। तो क्या बना दिया इन्होंने क्या बना दिया? सर इन्होंने बना दिया आपका साधारण नमक, इन्होंने साधारण नमक बना। ऐसे आप समझे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इंपोर्टेंट यौगिक की हम बात करेंगे जो पेपर में पूछा जाएगा। हर्ष भाई आगे जाकर पता लगेगा ये 1:8 में होगा, किस में होगा, आगे जाकर पता लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए, तो यहां से आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। पहला देखें, पहला हमने लिया जल है। जल क्या है? जल भी तो एक प्रकार का यौगिक है ना। आप जानते ही हैं कि जल एक प्रकार का यौगिक है। कैसे बनता है? H2O से बनता है। सर तत्व क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हुआ, एक दूसरा ऑक्सीजन हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल जाने से एक यौगिक बना जिसे आपने पानी कहा। तो हमने कहा कि इसे जल का हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो उसे हम नाम देते हैं पानी, और पानी का जो अनुपात होता है वो 1:8 में बनता है। तो पहला एग्जाम्पल हुआ कि पानी भी एक प्रकार का यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एक बात हो गई। दूसरी बात, सोडियम के यौगिक। फिर हम देखते हैं कि सोडियम के कुछ यौगिक होंगे, उन सोडियम के यौगिकों को हम देखेंगे, कंपाउंड ऑफ सोडियम की बात करेंगे। जब आप कंपाउंड ऑफ सोडियम की बात करेंगे तो यहां देखेंगे पहला है NaCl, जिसका अभी मैंने एग्जाम्पल दिया NaCl का। और ये जो NaCl है जिससे आप सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, तो पेपर पूछेगा
पेपर पूछेगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक गुण क्या है। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, पेपर में नोट करते रहना। पीडीएफ आपको मिलेगी जरूर, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पेपर में नोट करते जाना, नोट करते जाना। पहला लिखें, क्या लिखा कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है किस किस से, क्लोरीन के और सोडियम के मिलने से बना है, क्लोरीन के सोडियम के मिलने से बना है। इसे क्या कहते हैं, इसको साधारण नमक कहा जाता है, इसको कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट कहा जाता है। और ये जो नमक होता है, ये नमक आचार को, मांस आदि को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब मम्मी आचार डालती है तो एक दो दिन पहले आम के जो टुकड़े होते हैं या मूली के जो टुकड़े होते हैं या गाजर के जो टुकड़े होते हैं, ये इनको नमक लगाकर रख देती है। और जब ये नमक लगाकर रख देती है तो नमक लगाने से इनका सारा पानी बाहर आ जाता है, जिससे इसको खराब ना होने में मदद मिलती है, खराब ना होने में मदद मिलती है। लोकेंद्र कह रहे हैं कि पीपीटी से मत पढ़ाओ भैया, कुछ ये फैक्ट हैं आपको बता देते हैं, फिर वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर यहां से आगे चलेंगे। अगर हम बात करेंगे इनकी, तो 23 अनुपात 35.5 के अनुपात में जब ये आकर मिलेगा, 23 अनुपात 35.5 के अनुपात में जब आकर मिलेगा तो ये यौगिक बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। दो बात हो गई। यहां से आगे चले तो आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात आती है तो कास्टिक सोडा कहते हैं। ये जो कास्टिक सोडा है ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आपके हाथ पर डाल दिया जाए तो हाथ पर फफोले पड़ जाते हैं। जो आप सर्फ में, साबुन में जो धावन सोडा यूज करते हैं, उस धावन सोडा में कास्टिक सोडा से ही वो बनाया जाता है। तो ये जो आपका कास्टिक सोडा है, इसे पेट्रोलियम की रिफाइनरी में पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ खतरनाक साबुन बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का यौगिक है, किस किस से मिलकर बनता है सर, सोडियम और हाइड्रोजन के ऑक्साइड से वो मिलकर ये बनेगा। इसका प्रयोग कहां करेंगे, साबुन बनाने में। और सोडा लाइम एक प्रकार का होता है जो आपका सोडा आगे जाकर बनेगा, वो सब आप देखेंगे, इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, यहां से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। बहुत खास है, बहुत शानदार है ये, कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इसका सूत्र होता है, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। इसे धावन सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। ये वही धावन सोडा है जिसका प्रयोग आप कपड़ों को धोने में करते हैं। तो इसका प्रयोग, आप धावन सोडा का प्रयोग कपड़ों को धोने में किया जाता है, कपड़ों को धोने में किया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ों को धोने में, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को धोने में किया जाता है इसका प्रयोग। दूसरी बात यह होता है, इसका प्रयोग जो होगा साबुन बनाने में, इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है, सोप मेकिंग में भी किया जाता है। और तीसरी बात, इसका प्रयोग पानी की कठोरता को कम करने के लिए, कठोरता को कम करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, डिक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता को कम करने में भी किया। पानी की कठोरता का मतलब क्या होता है, पानी की कठोरता को करने का मतलब होता है कि पानी जो हार्डनेस है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक बाल्टी में जिसमें आप रोज नहाते हैं, रोज पानी भरते हैं, अगर आप उसे साफ नहीं करते तो उसके नीचे एक सफेद सफेद सी परत जम जाती है। ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये इसके भीतर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट बन गए हैं, लवण बन गए हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर इसका बताऊं, पानी की कठोरता का एग्जाम्पल बताऊं, तो वो जो एक रोड होती है ना, पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है, जब आप पानी गर्म करने वाली रोड को देखेंगे, इस रोड को देखेंगे, तो इस रोड में यहां इसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, इसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, यहां सफेद परत जम जाती है। ये जो सफेद परत होती है, ये बताती है कि पानी के भीतर
क्या क्या है पानी के भीतर, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो ऑक्साइड हैं वो किस पर आकर चिपक गए हैं, वो इस रोड के ऊपर आकर चिपक गए हैं। तो ये हार्डनेस है पानी की। इस पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए, ताकि वो कपड़ों को बेहतर तरीके से, आसान तरीके से धो सके, साफ कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पानी की कठोरता कहते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। कई बार आपने देखा होगा, आप दिल्ली चले गए, दिल्ली जाकर देखा यार बाल चिकट गए हैं, बाल दिल्ली के पानी में साफ नहीं हो रहा है। शरीर को देखा, शरीर में अब भी चिपचिपाहट आ रही है, अब भी चिपचिपाहट आ रही है, उतना बेहतर तरीके से साफ नहीं हुआ। तो अगर आप खाली पानी से शरीर को धोते हैं और फिर साबुन लगाकर शरीर को धोते हैं, तो साबुन पानी की कठोरता को कम करके पूरा का पूरा साफ कर देता है शरीर को। इसे कहते हैं पानी की कठोरता। मेरे साथ साथ आप इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ। तो धावन सोडे का सूत्र होगा Na2CO3 और 10H2O। जब कभी इसको याद करने की बात आएगी तो उसको याद करना होगा आपको। यहां से आगे चलेंगे, सवाल नंबर अगला आया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें एक शब्द आया है बाई, इसमें एक शब्द आया है बाई। जब हम बाई की बात करते हैं तो इसका मतलब इसका मतलब ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है, बाई का मतलब क्या है कि बाई खाना बनाने वाली है, बाई खाना बनाने वाली। जब अगर बीच में कहीं बाय आ जाता है, बाय आ जाता है, तो उसको देखना कि वो खाने वाले सोडे की बात है। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेगा, और ये इसका नाम होगा खाने वाला सोडा। इसकी खास बात क्या होती है, अगर आप मम्मी को आपने घर में देखा होगा कि जब मम्मी भटूरे बनाती है, जब मम्मी पूरी बनाती है, तो थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देती है, खाने का सोडा डाल देती है। तो इससे क्या होता है कि जब खाने का सोडा गर्म होता है तो उसमें से CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ध्यान से सुनते रहो, खाने के सोडे को अगर गर्म किया जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फुला देती है। रोटी हो, भटूरा हो, या आपकी बेकरी में गए पेटीज हो, केक हो, उन सबको फुला देती है। तो क्या होता है, जब आप पेस्ट्री को देखोगे ना, पेस्ट्री को, तो पेस्ट्री फूली हुई लगती है, पेस्ट्री फूली हुई लगती है। उसका कारण यह है कि जैसे ही ये आप इसमें बेकिंग सोडा मिला देंगे तो ये छेद कर देगा, जिस भी भोजन में मिलाया गया उसमें छेद कर देगा, और उसमें पूरे में क्या भर जाएगी, पूरे में क्या भर जाएंगी, पूरे में आपकी गैस भर जाएगी, जिसकी वजह से इसको बेकरी में यूज किया जाता है। तो ये क्या कहता है कि अगर इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये CO2 छोड़ता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में बेकरी में भी किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग त्वचा को रोगों को भी करते हैं, अग्निशामक के रूप में आग बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि एसिडिटी हो गई है, अमन भाई कॉपी पेस्ट मत करो, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, अब मत करना कॉपी पेस्ट। कोई भी बच्चा कॉपी पेस्ट बार बार ना करे। कोई सवाल है तो प्लीज पूछे, विनम्रता से उसको हम जवाब देंगे। बार बार कॉपी पेस्ट ना करे, ठीक है। तो हमने कहा कि जब हम इसकी बात कर रहे थे, बेकिंग की, खाने वाले सोडे की बात कर रहे थे, तो सर जब कभी एसिडिटी होती है, पेट में कभी एसिडिटी होती है, तो हम इनो ले लेते हैं। जब हम इनो लेते हैं तो उस इनो में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा से एसिडिटी कम होती है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो बेस प्रकृति होती है, और बेस प्रकृति होने की एसिडिटी को कम कर देता है। यहां से आगे बढ़ेंगे, सोडियम पेरोक्साइड। जब हम सोडियम पेरोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड का मतलब है Na2O2। सर ये क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हुए,
दो अलग अलग तत्वों के मिलने से क्या बना है, सोडियम पेरोक्साइड बना। और ये जो सोडियम पेरोक्साइड बना, इसका यूज कहां किया जाता है, आपने घरों में देखा होगा कि, या ऑफिसेज में देखा होगा कई जगह, या कार में हम लोग अपने एक छोटा सा हम लोग एक डब्बी टांग के रखते हैं एयर प्यूरिफायर के रूप में। तो इसका जो यूज होता है वो एयर प्यूरिफायर के रूप में होता है, हवा को साफ करने के रूप में सोडियम पेरोक्साइड का यूज होता है हवा को साफ करने के रूप में। एक बात हो गई। और दूसरी बात होती है कि रेशम को सफाई करने के लिए, रेशम की ऊन की सफाई करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, सोडियम पेरोक्साइड का यूज होता है। रेशम ऊन आदि की सफाई करने के लिए ब्लीचिंग का मतलब होता है उनके कलर को हटा देना। उसके कलर को हटा देना, उसको साफ कर देना, इसे ब्लीचिंग कहते हैं। तो हमने कहा सोडियम पेरोक्साइड भी एक प्रकार का यौगिक है जो सोडियम और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो हम घरों में हवा को साफ करने के लिए, ऑफिस में हवा को साफ करने के लिए, कई बार गाड़ियों में हम जैसे ओडोनिल वगैरह लगाते हैं ना, ऐसे ओडोनिल वगैरह लगा देते हैं ऐसे सफाई करने के लिए। इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। यहां से आगे चलेंगे, एक शब्द मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम और नाइट्रोजन के मिलने से बनेगा एक यौगिक जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये जो सोडियम नाइट्रेट होगा इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ये जो चिली साल्ट पीटर है, आपने अपने भूगोल में पढ़ा होगा कि ये साउथ अफ्रीका है। इस साउथ अफ्रीका में ये जो एक देश है, इस देश का नाम चिली है। और ये जो साल्ट पीटर का मतलब होता है गुफाओं में मिलने वाला नमक। तो चिली साल्ट पीटर नाम पड़ गया Na2 का। और इसका जो यूज किया जाता है वो उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आपसे पेपर वाला पूछेगा कि चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, निम्नलिखित में से चिली साल्ट पीटर को पहचानिए। तो आपको पहचानना होगा कि चिली साल्ट पीटर क्या है। तो हम बताएंगे कि सर चिली तो नाम जो आया है वो अफ्रीका के चिली शब्द से आया है, और साल्ट पीटर का मतलब होता है गुफाओं में मिलने वाला एक पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल जो गुफाओं में मिलता है, और उसे हम, इससे बनता क्या है, इससे फर्टिलाइजर बनता है, उर्वरक बनता है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं लिख के पढ़ाओ। भैया लिख के ही पढ़ाऊंगा, 3-4 फैक्ट है इनके लिखवा रहा हूं, उसके बाद लिख के ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, सारी बातें एक बातें लिख के पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहे, ठीक है। आगे कैल्शियम के यौगिकों की बात करेंगे तो पहला कैल्शियम का जो कंपाउंड होगा उसे COA कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसे ही क्विक लाइम भी कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, वो जो आप चूना देखते हैं घर में कली करने के लिए आता है, बुझे हुए चूने से पहले जब तक आप उसको पानी में नहीं डालते तब तक आप उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिला देंगे तो उसे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड COA कहते हैं। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं। और जैसे ही जल में डालते हैं, कभी आपने देखा होगा कि कली करने वाला जो आदमी होता है वो आप जैसे ही पानी में डालता है उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। इसका प्रयोग हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए भी करते हैं। कई बार आपने देखा कि खेतों में कहीं इसको चूने को डाल दिया जाता है, तो रोगाणुनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब पानी में डाल देते हैं तो पानी में डाल देने के बाद इसे हम कहेंगे, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। दीवार पर सफेदी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है एसिडिटी कम करने के लिए, अगर किसी जमीन में, जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा किसी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करने के बाद क्या होता है कि उसके क्षार बेस घुलकर मिट्टी के निचले वाली सतहों में चले जाते हैं, और जमीन की मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है।
तो ये जो अम्लीय सतह है, जो ऊपर वाली सतह है, इस ऊपर वाली सतह को, ऊपर वाली लेयर को, इसकी अम्लीयता, इसकी एसिडिटी कम कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बुझे हुए चूने का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर पान मसाला, तंबाकू आदि में भी हम क्या करते हैं? पान मसाला, तंबाकू आदि में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। आगे चलें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, CaSO4 1H2O, CaSO4 1H2O आपसे इसका फॉर्मूला पूछेगा, 2-4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। और ये खिलौने, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां से आगे चलेंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका प्रयोग हम चूना, सीमेंट, धावन सोडा में करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, पीछे मैं कह रहा हूं, यहां से मैं चला था कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड पर। कैल्शियम का यौगिक है, इसको हमने CO कहा। इसे जल में घोलने पर हीट पैदा होती है। जब इसे पानी में डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे बुझा हुआ चूना कहेंगे, जो दीवारों पर सफेदी करने में काम आएगा। यहां से आगे चलेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ये जिप्सम का ही एक रूप होता है। जो जिप्सम आपने सुना होगा कि सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, वो इसका प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये, और इसको टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में इसका प्रयोग करते हैं। फिर यहां से आए तो मैग्नीशियम के यौगिकों में आपको एक यौगिक ध्यान रखना है, जिसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एंटीसिड होते हैं ना, जो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाते हैं। ये रीतिक सब हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे। अभी क्योंकि बेसिक से आपको कुछ बातें बतानी थी, इसलिए लिख दिया गया, आगे सारी बातें पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? जो बहुत सारे एंटी एसिड होते हैं पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मिला होता है। कॉपर के यौगिक में आएंगे तो पहला होगा कॉपर सल्फेट, और ये जो कॉपर सल्फेट होगा इसे नीला थोता भी कहा जाता है, नीला थोता कहा जाता है। इसका उपयोग रंग बनाने के लिए करते हैं। कॉपर के यौगिक की बात आ गई, कॉपर के यौगिक की। भैया मैं कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ा रहा हूं कि कुछ खास, क्योंकि मैं यौगिक पे आया था। यौगिक कैसे बने मैंने वो बताया, मोहित गुप्ता। और यौगिक बनाने के बाद मैंने आपसे कहा कि कुछ खास यौगिक ये हो सकते हैं, कुछ खास यौगिक ये हो सकते हैं। फिर यहां से आगे बढ़े तो जिंक के कुछ कंपाउंड हैं। जिंक जब सल्फर के साथ आपका क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो वो जिंक सल्फेट बनेगा। और जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा ZnSO4H2 के साथ बनेगा। ठीक है, और उसे सफेद थोता कहते हैं, व्हाइट विट्रोल कहा जाता है। तो जिंक सल्फेट को सफेद थोता कहा जाता है। दो बात हो गई। फिर यहां से चले तो जिंक फास्फाइड की बात आई। ठीक है, चूहा मार दवा जो होती है उसमें जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है। जो चूहा मार दवा है उसे जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है। बच्चों ये PDF आपको मिल जाएगी, ये PDF आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी मैं अभी लिख के पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, तो जिंक फास्फाइड है, इसका यूज हम चूहा मार दवा में करते हैं। कुछ और यौगिक हैं, उन यौगिकों में से एक यौगिक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये जो CO2 होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिल जाने से, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के तत्व के मिल जाने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक भारी गैस होती है, भारी गैस होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को जमा दिया जाता है, ठोस अवस्था में आ जाती है, तो इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसे ड्राई आइस कहा जाता है। इसे शुष्क बर्फ या इसे ड्राई आइस कहा जाता है जब ये जमी हुई अवस्था में आ जाती है। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये पेपर में कई बार सवाल आया है। और ये जो पेपर में सवाल आया है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ड्राई आइस कहा जाता है, CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। यहां से आगे बढ़े, एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसे ही दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। सर आपने सुना होगा कि कई बार जो है, ये PDF आपको मिल जाएगी, आपको नोट नहीं करना है। PDF आपको मिल जाएगी, बस देखना है आपको, नोट थोड़ी करना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि घर के बहुत सारे लोग क्या हुए, घर के बहुत सारे लोग अंगीठी जलाकर सो गए,
और अंगीठी जलाकर सो गए तो उसमें कोयला या जो आपको कोयला या जो आपके जो उपला था वो पूरे तरीके से नहीं जल पाया, और जब वो पूरे तरीके से नहीं जल पाया तो उससे उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, ये शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया बहुत तेजी से करती है और ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, वो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है और आदमी की मौत हो जाती है, आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है सर, यहां तक हमने पढ़ा। अब हम आपको पढ़ा रहे थे, आइए हम आपको पढ़ा रहे थे वर्गीकरण। हमने आपको पढ़ाया था वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। और जब हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे थे, रासायनिक वर्गीकरण कर रहे थे, केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, रासायनिक वर्गीकरण, तो इस रासायनिक वर्गीकरण को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को आपने शुद्ध पदार्थ में, जिसे आपने प्योर कहा, एक को आप अशुद्ध पदार्थ कह रहे थे, जिसे इम्प्योर कहा। तो इसे प्योर मैटर में बांटा, इसे इम्प्योर मैटर में बांटा। प्योर मैटर में आपने तत्व देखा, कल की क्लास में आपने बहुत सारे तत्व देख लिए, इसे आपने एलिमेंट कहा। और इसके बाद आपने यौगिक देखे, इसके बाद आपने यौगिक देखे, और ये जो यौगिक हैं इन्हें आपने कंपाउंड कहा। और आज की क्लास में आपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यौगिक देख लिए, उनको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। अब चलते हैं यहां से आगे, अब हम लोग इस तरफ चलेंगे, इंप्योर मैटर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाता आ रहा हूं, चिंता ना करें, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। इंप्योर मैटर पर आते हैं, तो लिखें इंप्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण में पढ़ेंगे कि इंप्योर मैटर या अशुद्ध पदार्थ। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, यहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंप्योर मैटर या अशुद्ध पदार्थ। कल की क्लास में जब आपने समझा था कि प्योर मैटर क्या होते हैं, तो आपने बताया प्योर मैटर वो होते हैं जो जिनके प्रत्येक परमाणु का एक जैसा रासायनिक गुण होता है, एक एक परमाणु का एक जैसा रासायनिक गुण होता है, उसे हम लोग प्योर मैटर या शुद्ध पदार्थ कहते थे। लेकिन अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो यहां कहेंगे वो सारे मैटर जिनका एक जैसा, सभी परमाणुओं का एक जैसा रासायनिक गुण नहीं होता, एक जैसा रासायनिक गुण सभी परमाणुओं का नहीं होता, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, लिखें परिभाषा को, वह पदार्थ जिसके सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता, वे अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, लिखें ध्यान से, शुरू कर रहे हैं, परिभाषा लिखें ध्यान से, शुरू कर रहे हैं बच्चों।
that matter which is made up of different different type of particles is called impure matter. Is called impure matter. तो क्या बताएंगे impure matter क्या होता है? impure matter जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल यहां लिखें, जैसे मिश्रण। मिश्रण एक प्रकार का impure मैटर होता है। मिश्रण एक प्रकार का impure मैटर होता है। मिश्रण एक प्रकार का impure मैटर होता है। यहां से आगे चलते हैं। तो आपने समझा अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो सर हमने कहा कि ये मेरी मम्मी की थाली है। मम्मी की थाली है। इस थाली के भीतर, इस थाली के भीतर इधर ये चावल है। चावल है। इस चावल में इधर देखा यहां तो दाल है। यहां देखा तो ये चना है। ये चना है। आगे जाकर देखा तो ये राजमा है। ये राजमा है। और इधर आकर देखा तो ये लोबिया है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मिश्रण है, इस पूरे के मिश्रण में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मिश्रण कहते हैं। इसे मिश्रण कहते हैं। हाँ बताओ रिया, क्या कहना चाहती हो? इसे मिश्रण कहते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात देखिए ध्यान से, लिखो मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की विशेषताएं। तो यहां से हम क्या पढ़ के आए थे? फिर देखो, इम्प्योर मैटर। और इम्प्योर मैटर में आपने पढ़ा कि उदाहरण क्या दे दिया आपने? इसका मिक्सचर दे दिया। तो मिक्सचर में आप पहले मिक्सचर की परिभाषा लिखें। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। तो यहां देखें, किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। उदाहरण इसका वायु हो जाएगी। उदाहरण क्या हो जाएगी? इसका एयर हो जाएगी। लिखो ध्यान से, मैंने पढ़ाया लोबिया एक प्रकार की दाल होती है बच्चों। एक प्रकार की दाल formed by two or more substance, formed by two or more substance
टू और मोर सब्सटेंस इन एनी proportion। कब बनता है? जब दो या दो से तत्वों को इन एनी proportion किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, तो क्या बनता है? तो मिश्रण बन जाता है। तो मिश्रण बन जाता है। तो मिश्रण बन जाता है। तो फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ एनी इन एनी proportion, यहां लिख सकते हैं इज कॉल्ड मिक्सचर। अब एक बात ध्यान से सुनना आप इधर। उदाहरण ले लिया आपने, एग्जाम्पल ले लिया एयर का, वायु का, या ले लें बारूद का एग्जाम्पल ले लें। बारूद होता है कि कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। अब यहां देखना ध्यान से इधर, जब आप यौगिक की बात कह रहे थे तो यौगिक की खास बात क्या थी कि यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है, निश्चित अनुपात में मिलता है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात यौगिक की ये थी कि तत्वों का अपना गुण नहीं रहता, तत्वों का अपना गुण खो जाता है। दूसरी बात आपने ये कही थी। और तीसरी बात आपने कही थी कि नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। जब हमने कल बताई थी ना, नया पदार्थ बनता है तो तत्वों का अपना मूल गुण नहीं रहता। यह बात हमने यौगिक के बारे में की थी कल की क्लास में, अभी अभी की क्लास में अभी बताया। अब हम यौगिक की तुलना, कंपाउंड की तुलना हम मिक्सचर से यदि करेंगे, मिक्सचर से यदि करेंगे तो देखना मिक्सचर की खास बात क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की खास बात क्या होती है? मिश्रण की विशेषताएं देखें क्या क्या होती हैं। मिश्रण की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या होती है बताओ? क्या कोई नया पदार्थ बनता है? क्या कोई नया पदार्थ बनता है? पहली बात, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो प्रोपोर्शन, मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शन, मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं। जबकि यौगिक की क्या बात थी? यौगिक की बात थी कि वो एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। दूसरी बात, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात क्या थी? मिश्रण की तीसरी बात क्या थी? कि तत्वों का अपना गुण, तत्वों का अपना गुण नहीं खोता है। तत्व अपना गुण नहीं खोते, तत्वों का अपना गुण बना रहता है, तत्वों का अपना गुण बना रहता है। तो क्या बनाया? एलिमेंट डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टी। तत्वों का अपना गुण, ये बात हमने बताई। तो यहां लिखा कि किसी भी अनुपात में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में, मिक्स एनी प्रपोर्शन, किसी भी अनुपात में। जबकि यहां अगर देखोगे आप, यहीं अगर मैं यौगिक को लिखूं, फिर एक बार लिख रहा हूं आपके लिए, अगर हम यहां कंपाउंड को लिखें तो कंपाउंड में हम देखेंगे यहां
कि निश्चित अनुपात आ जाएगा, फिक्स प्रपोर्शन आ जाएगा, निश्चित अनुपात, फिक्स प्रपोर्शन। अच्छा, फिर यहां आएगा नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, न्यू मैटर फॉर्म। और यहां तीसरी बात क्या थी यौगिक की, कि अपना गुण खो देते हैं, तत्व अपना गुण खो देते हैं, तो लॉस देयर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। क्या आपको समझ में आया कि, और यहां हमने कहा नहीं को कहां हटाएं, किसी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, तत्वों का अपना गुण नहीं बना रहता। अच्छा अच्छा, तत्वों का अपना गुण बना रहता है, अपना गुण बना रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई क्या आपको? हाँ ठीक है, ठीक है, लिख दिया, कोई बात नहीं बच्चे। इधर एग्जाम्पल ले लिया आपने, NaCl ले लिया, H2O ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कुछ भी ले लो। और इधर एग्जाम्पल ले लेंगे तो एयर ले लीजिए, फिलहाल के लिए एयर ले लीजिए, या सोल्ट एंड वाटर ले लीजिए। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? चलूं आगे? समझ में आया? अब यहां से आगे चलता हूं मैं, एक बार देखना जरा। अब मैं कल के लिए एक तरीका बना के छोड़ रहा हूं कि कल हम अपनी क्लास में मिश्रण का वर्गीकरण करेंगे, मिश्रण का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। यहां मिश्रण का वर्गीकरण करेंगे, और यहां देखेंगे हम लोग कल की क्लास में समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण। ये हम कल की क्लास में देखेंगे, और यहीं से हम सवाल बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट में देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने आया था। आपसे मेरा निवेदन ये है कि पहले कुछ पढ़ा करें, पहले कुछ समझा करें, उसी के बाद लिखें कि सर समझ में नहीं आया या समझ में आया है। 2 मिनट धैर्य रखें, बिना धैर्य के बाद बगैर नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आज पढ़ाने की कोशिश की, उनकी पीडीएफ मैंने ये आपको दी, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक इसलिए बनाई कुछ पीडीएफ ताकि टाइम आपको कम लग जाए। ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ा, ये यौगिक पढ़ा दिए। यौगिक पढ़ाने के बाद मैंने बताया कि सर वर्गीकरण जो होता है वो शुद्ध और अशुद्ध में होता है, तो तत्व बताया, तत्व के बाद यौगिक बता दिया पूरा। यौगिक बताने के बाद हमने कहा कि अशुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिनके रासायनिक गुण एक समान नहीं होते हैं। और अशुद्ध पदार्थों में हमने पहला लिया मिश्रण होता है। और ये जो मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है मनीष, नहीं बनता है भाई। मिश्रण बढ़ाया, और मिश्रण को कल, ये मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं, मिश्रण का यौगिक से हमने कंपैरिजन कर लिया कि मिश्रण का यौगिक से क्या कंपैरिजन होता है, ये देख लिया। और ये देखने के बाद हम पढ़े कि मिश्रण का वर्गीकरण कल की क्लास में हम समांगी और विषमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन ये है, पहले धैर्य से पढ़ें, धैर्य से समझें, उसके बाद ही ये कहें समझ में आया, समझ में नहीं आया, ये बाद की बात है। पहले एक बार पढ़ लें, पढ़ लेंगे तभी हम आपकी बात को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग इससे आगे मिलते हैं। रासायनिक गुण का मतलब होता है, हाँ, पीडीएफ को कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है।
पीडीएफ को अगर कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है। आज के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।